गुड इवनिंग भी गुड इवनिंग। बढ़िया बढ़िया नागपाल बढ़िया। काम करें हमने ना वो हाइपर बोला किया था ना जो, उसके एक दो सवाल कर लेते हैं, है ना? क्या बोलते हो? प्रैक्टिस के लिए ठीक है। हाँ एनसीईआरटी। देखो जसकिरत, वैसे तो यार एनसीईआरटी जितने टॉपिक करवाया ना, वैसे तो यार एनसीईआरटी स्कूल के लिए इनफ होती है ना। बट अगर आप सारा रिवाइज कर लोगे जितना कराया तो क्या दिक्कत है? बस एनसीईआरटी आप वो वाला करा लेना, कर लेना। जैसे मैंने ये आपको कोनिक का करवाया, ठीक है ना। बाकी तो आप रेगुलर पढ़ लो, ठीक है ना। वैसे यार आपकी जैसे स्कूल एग्जाम में जो स्कूल एग्जाम दे रहे हो ना, सबसे पहले आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन। सारे के सारे आपको ना पूरे के कंप्लीट लगाने हैं, ठीक है। मिसलेनियस है, एग्जाम्पलर है, वो सारे के सारे आपको हर एक टॉपिक के कंपाउंड एंगल, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन जो भी है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के थोड़े बहुत है जो पीछे, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज हो गया, आपको हर एक पूरी की पूरी लगानी है इसको, ठीक है। वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो तो लगानी लगानी है। आज क्या करेंगे? करेंगे बच्चे बहुत कुछ करेंगे ना। आज तो हम क्या है ना, मिसलिनियस लगा लेना बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे मैथ का सिलेबस खत्म है, मैं तो एनसीईआरटी करवा रहा हूँ। आज कंप्लीट हो जाएगा इस लेक्चर में, या फिर इसके बाद एक और लगेगा बस, ज्यादा वो भी आधा था। वो मैं सोच रहा हूँ कि आज अगर हो जाता है ना तो मैं शाम को 7:30 के बाद ही लगा देते हैं। चलो। सर आज 7 बजे तो स्कूल है। 7 बजे स्कूल है? यस सर। यार ये कौन सा स्कूल होगा जो रात को शुरू होता है? सर एक्स्ट्रा क्लास। क्या क्लास है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो, तो फिर आज नहीं होगा तो फिर कल होगा, और क्या। फाइंड हाई एवरीथिंग फॉर हाइपरबोला। फिजिक्स का आज हो गया। फिर कल होगा। मतलब इकट्ठे क्रॉस करेंगे क्रॉसिंग लाइन में, और तनु सर, है ना? यस। चलो। फाइंड एवरीथिंग फॉर हाइपरबोला। चलो ठीक है प्रकाश, देखते हैं ना, ठीक है ना। नेक्स्ट अपनी क्लास कितनी बड़ी हो गई, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा। अभी जो हमारा पेंडिंग है ना उस पर डिपेंड करेगा। पहले ये पढ़ तो लो। चलो, फाइंड एवरीथिंग फॉर हाइपरबोला, ठीक है ना। एवरीथिंग समझ गए ना? यस सर। एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। वाई स्क्वायर, वाई में भी परफेक्ट स्क्वायर बनाओ।
क्या करूँ, इधर तो +1 -1 और इधर कितना हो जाएगा +4 -4 ये कितना हो गया 9x -1 का स्क्वायर और y+2 का होल स्क्वायर। तो 9x -1 का स्क्वायर -16 y+2 का होल स्क्वायर, तो 64। तो कितना हो गया 89 - 9 80 80 + 64 164 हो गया ना 144। उसको साइड ले जाओ। ठीक है ना। तो आपके पास ये हाइपरबोला पता है कौन सा वाला आया? तो बताएगा। ये हाइपरबोला है आपका कौन सा? वर्टिकल शेप वाला है ना। तो आप सब कुछ निकालेंगे। सेंटर बताओ, चलो क्या होंगे सेंटर क्या होंगे बताओ। सेंटर 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 बताओ भी, सेंटर क्या होंगे इसके? हाँ केतरपाल बोलो, आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही भाई, मेरी आवाज आ रही है तुम लोग को? आ रही है सर, सर। प्रॉपर आ रही है। केतरपाल को नहीं आ रही है मेरे को तो। देखो 1, -2 होंगे। ठीक है, क्या करते हो तुम लोग, आप इसको ना x -1 को कैपिटल X बोल दो और इसको कैपिटल Y बोल दो। वेयर कैपिटल X = x -1 एंड कैपिटल Y = y+2। ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसके वैसे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स तो क्या अपने x y है ना, स्मॉल वाले। ठीक है, ये आपके कैपिटल X कैपिटल Y है और ये ओरिजिनल है। ठीक है, ओरिजिनल। चलो स्टार्ट करते हैं। सेंटर क्या आएगा सबसे पहले? इसके लिए देखो, इसके लिए तो 0 0 आएगा, बट जैसे आप 0 0 इसमें रखोगे ना, कैपिटल 0 0 0, तो कितना आ जाएगा 1 को माइनस। एसेंट्रिसिटी क्या आएगी? एसेंट्रिसिटी बताओ, एसेंट्रिसिटी क्या आएगी? एसेंट्रिसिटी देखो कैसे करते हैं ना, मैंने आपको क्या बोला ना, नेगेटिव पहले राइट साइड में ना, इधर हाइपरबोला में यूनिटी वाला फंडा जो होता है। ठीक है ना। तो अगर जैसे मान लो ना, आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो y²/9 - x²/16 = 1। तो एसेंट्रिसिटी हो जाएगी √1 + 16/9। ये कितना आ जाएगा 5/3 आ गया। ठीक है ना, 5/3 आ गया। आपका हाइपरबोला कुछ इस शेप का होगा, इस शेप का होगा। ठीक है, तो सेंटर क्या है इसके 1, -2। ठीक है, फोकस क्या होगा 0, b है ना, ये तो होता है 0, b 0, -b। तो b देखो कितना है, पहले तो a देखो, a4 है, b3 है, तो b कितना आ जाएगा 0, b5 आ गया ना। तो इसके हिसाब से ना जो आपका सही है, सही तो कितना 0, ±5 होगा। आप 0 इधर रखो ना, तो क्या आएगा देखो, तो क्या आएगा 1, और आपने 5 रखा तो 5 - 2 कितना आएगा 3, और एक बार फिर से 0 रखा और फिर -5 -2 कितना -7। ये आपके पास सही हो गया। और क्या निकालना अपने को?
वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होगा इसमें, देखो वर्टेक्स ये हो गया ना वर्टेक्स, ठीक है, प्लस माइनस थ्री, ठीक है, 0,3, 0,-3, ठीक है, तो इधर को 0 3 रखा तो 1 आ गया, और ये आ जाएगा। और अच्छा हाँ, इसमें क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा इसमें, y इज इक्वल टू b बाई ई, y इज इक्वल टू b बाई ई होगा ना, तो b कितना है 3, ठीक है, और 5/3, तो 9/5, ठीक है, प्लस माइनस में, तो कैपिटल Y को आप इधर रखो ना, तो 9/5, तो y कितना आ जाएगा -2 प्लस 9/5, और एक आ जाएगा -2 माइनस 9/5, ये आपका डायरेक्ट फिक्स हो गया। और क्या, एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम के एंड्स क्या होते थे, बोलो भाई बोलो, b, a² होता था ना, a, b होता था, क्या होता था, अगर याद नहीं रहे ना तो कुछ नहीं है, देखो एक काम करना, तो साई को ना इधर रख दो एक पॉइंट, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल जाएंगे, ठीक है, कर लेना, आपका फोकस कितना है ना, देखो 1,3 ये इधर आएगा, अच्छा कोसाई क्या है, एक तो 1,3 इधर है, ठीक है, और ये है 1,-7, ठीक है ना, तो इधर आप क्या करो, इधर आप -7 रख दो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, और इधर भी आप -7 रख दो वाई कोऑर्डिनेट, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स मिल जाएगा आपको, ठीक है, इधर भी क्या आप, ठीक है 3 रखो, इधर भी क्या आएगा, इधर भी वाई कोऑर्डिनेट 3 आएगा, ठीक है, तो कर लो इसको, 3 रखो तो कहाँ गया 3, इधर रखना ना, 3 रखो इधर, y की वैल्यू 3 रखी ना, x-1 का स्क्वायर, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 का स्क्वायर 25, 25/9, तो 25/9 उस साइड ले जाओ, 25 - 9 16/9, 16/9 है ना, तो 16/9, तो ये कितना आ जाएगा 16/3 प्लस माइनस, ठीक है ना, एक तो आ जाएगा 1 + 16/3, ठीक है, और एक हो जाएगा 1 - 16/3, तो ये तो हो जाएगा 1 - 16/3, और एक हो जाएगा 1 + 16/3, ठीक है, सेम वो है, आप -7 को रखो ना, -7 + 2 कितना हो जाएगा -5, -5 का स्क्वायर 25/9, 25/9 -16/9, ठीक है ना, तो उधर से भी कितना आ जाएगा, उधर से भी आ जाएगा, ठीक है, ये भी निकाल लेना, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना, ये हो जाएगी, ये तो कितनी हो जाएगी 14 आ गई, और क्या बचे, हो गया सब कुछ, फिर इसमें सेंट्रिसिटी भी निकालनी,
क्या बोलूं इसमें एसेंट्रिसिटी को निकालना है। हाँ, इसमें अगर वो पूछेगा ना एसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, एसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला कौन सा होगा, ये वाला होगा ना यार। तो एक रिलेशन ये है ना 1/e1² + 1/e2² इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या है, एक पड़ी है, आप दूसरी निकाल लेना। ठीक है सर, ये पॉइंट भी कितने हो जाएंगे, पेपर में हाँ बच्चे बनाना है सारा कुछ, ये एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वगैरह सारा कुछ लिखना है। ये जो मैंने लिखा है ना 1 + 16/3, 3 1 - 16/3, 3, ठीक है, 1 + 16/3, -7, 1 - 16/3, -7, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो भी कितना 2a²/b। ये सारा कुछ निकालना है, लिखना है आपको। इधर भी क्योंकि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो सेम यही होगी ना, तो इधर भी यही होगी, इधर भी होगी, बस खत्म। डन। डन सर। जी सर। आगे लिखो। सेंटर अपने को पता है 1,0, फोकस है 6,0 और लेंथ है ट्रांसफर एक्सिस की 6। फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, आखिरी। अच्छा देखो, अब आपको ना हाइपरबोला के सेंटर फोकस वगैरह दे रखा है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस भी दे रखी है। अब अपने को कैसे पता लगेगा कि अपना हाइपरबोला क्या होगा, वो इस वाली शेप का होगा या इस वाली शेप का होगा। ठीक है, अब देखो आपके पास ना सेंटर दे रखा है और फोकस दे रखा है, ठीक है ना। तो देखो सेंटर और फोकस तो एक्सिस पे लाई करेंगे। देखो अगर ये सेंटर दे रखा होता है, फोकस दे रखा हो, तो आपका अगर ऐसे होता है ना वर्टिकल, वर्टिकल में क्या होता है बच्चे, आपका वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता है। ठीक है ना, आपका वाई कोऑर्डिनेट तो सेम है, तो मतलब आपका हाइपरबोला कौन सा है? कौन सी शेप का हाइपरबोला? आपका हाइपरबोला है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सेंटर भी दे रखा है, ठीक है, फोकस भी दे रखा है। ठीक है, अच्छा अब हमें चाहिए क्या है, ठीक है, सेंटर तो दे रखा है ना, तो आपका हाइपरबोला कुछ इस ये होगा y - 0 का स्क्वायर अपॉन b² इज इक्वल टू 1। अब a और b फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो सेंटर से फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है, हैं? सेंटर से फोकस के बीच की a ही नहीं होती है, तो a ही कितना है, 5 है। ठीक है, और क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 6 है। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी होती है, ये होती है ना यार 2a, तो 2a इज इक्वल टू 6 है, तो a कितना आ गया, a3 आ गया। a3 आ गया ना, तो इधर रखो, e 5/3 आ गया। अब a आ गया तो b भी तो निकाल सकते हैं, कैसे? अपने को सेंट्रिसिटी पता है, एसेंट्रिसिटी क्या होगी इसकी, एसेंट्रिसिटी होगी √1 प्लस b²/a²। e² कितना हो जाएगा, 25/9, 1 b² निकालना है, और ये है, तो b²/9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 - 9 16/9।
तो बी स्क्वायर आ गया ना कितना 16। तो हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही तो चाहिए थे, तो आपका क्या आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 10। ये आपका हाइपरबोला आ जाएगा। ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेता है यार वो 3 3 4 4 नंबर में। ठीक है, कोई शक जवानों? अगला तुम करोगे? चलो देखो, सेंटर है -3,2, वर्टेक्स है -3,4, एसेंट्रिसिटी है 5/2। फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। चलो यार, कल तो तुम्हारी क्लास है ना यार 4:30 बजे केमिस्ट्री की, है ना? यस यार ये बड़ा लग रहा है। चलो सोचते हैं, ये करो तुम तो, चलो जल्दी करना। आगे भी आंसर? सर एक रिचिता गलत है, थोड़ी सी गलती कर देते आपने। तो उधर इंडिया मार खा जाता है। देखो, सेंटर और वर्टेक्स, ठीक है ना, सेंटर वर्टेक्स का एक्सिस पे लाई करेंगे। अब आप देखो ना, आपके इन दो पॉइंट्स को देखो ना, आपका वेरी कौन सा कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट की वाई कोऑर्डिनेट? सोचो जरा, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है ना यार। तो अगर आपका कुछ इधर होता, जैसे बोले सेंटर इधर है, वर्टेक्स इधर है, तो आपका क्या ना, वाई एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहता, ठीक है ना। वाई कोऑर्डिनेट क्या, ठीक है, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट वेरी करता, वाई कोऑर्डिनेट सेम रहता, ठीक है ना। ये होता है ना, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई है ना। और इधर देखो, इधर क्या होगा ना, आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इधर एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो मतलब क्या कि आपका हाइपरबोला कुछ इस तरह का आने वाला है, ठीक है ना, आपका हाइपरबोला कुछ इस तरह का आने वाला है, ठीक है। तो हाइपरबोला विल बी ऑफ दिस शेप, ठीक है जी, चेतन जी समझे गलती अपनी। अच्छा, अपने को पता है हाइपरबोला इस शेप का है ना। अब देखो सेंटर दे रखे है, तो x+3 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y -2 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा, इतना अपन पता है, ठीक है ना। अब अगली चीज, सेंटर से वर्टेक्स, ठीक है, सेंटर से वर्टेक्स के बीच की दूरी क्या होती है, बी, बी होता है बी, ठीक है ना।
तो देखो इस बार सेंटर के अपने को -3,2 वर्टेक्स है -3,4। तो बेसिकली बी कितना है, B2 दे रखा है। ओके आपका ये वाला हाइपरबोला है ना, हाइपरबोला जिस साइड का। अच्छा ई अपने को दे रखा है 5/2, ठीक है ना। अब ए चाहिए अपने को, ए कैसे आएगा रिलेशन से, ठीक है। ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1 प्लस क्या आएगा, बोलो बोलो शाबाश, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस क्या आएगा, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आएगा, ए क्या बात, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आएगा। तो 25/4 1 प्लस ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर कितना हो गया 4, ठीक है ना। तो 25 - 4 कितना हो गया 21, ए स्क्वायर आ गया ना आपका 21 आ गया, तो ए स्क्वायर भी आ गया बी स्क्वायर भी आ गया, तो बस आपका ये आ गया हाइपरबोला। ठीक है बच्चे। यस सर। अच्छा एक और करोगे ऐसे ही, ठीक है। फिर एक बस, ठीक है इतना बहुत है, इतने कर लेना, आपके स्कूल में बेड़ा पार हो जाएगा। देखो आपको सही दी है 4282, एसेंट्रिसिटी भी दे रखी है 2, फाइंड इक्वेशन। चलो हाँ जी स्टार्ट करें, चलो देखो आपके फोसाई के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4282, ठीक है ना। तो y कोऑर्डिनेट फिक्स है ना, x कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, तो आपका हाइपरबोला किस तरह का होगा, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। चलो अच्छा एक दे रखा है 42 और एक दे रखा है 82, ठीक है। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है 2a 2a, तो 2a इज इक्वल टू कितना है, यही है। तो a कितना आ गया 2 और e तो ऑलरेडी दे रखा है, तो a कितना आ गया, ये हो गया 1, e दे रखा है, तो b पता करते हैं ना, b कितना हो जाएगा, e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कितना आएगा बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया, ई स्क्वायर हो गया 4, 1 बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आ गया 3, तो बी स्क्वायर भी आ गया, ई स्क्वायर भी आ गया ना। अब अपने को सेंटर पता करने हैं। अब सेंटर क्या है देखो, ये है -a,0 और है जैसे ये था ना, ये a,0 और ये है -a,0, ठीक है। तो इसका बेसिकली जो इसका मिड पॉइंट नहीं था सेंटर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका मिड 6,2। पॉइंट, तो ये 6,2 आ गया ना। आपके हाइपरबोला के अपने को सेंटर भी पता लग गया, -y - 2 का स्क्वायर अपॉन 3, ये आपका हाइपरबोला आ गया, ठीक है भाइयों। ठीक है ना, चलो भाई बस इतना ही था, ठीक है। आप चेक उसका आते हैं, क्या नाम अपना, स्टैट्स। आगे बढ़े, अगला पीस कर दो, यस सर। ठीक है।
अच्छा अगला है आपका स्टैटिस्टिक्स। देखो यार बेसिकली ना इस चैप्टर में आपको जो सवाल आएगा ना पेपर में, मैं आपको बता देता हूँ पहले। सवाल यही आएगा, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। और डाटा आपको ना डिफरेंट डिफरेंट काइंड में दिया होता है। कभी आपको दिया होता है कुछ ऐसे इंडिविजुअल डाटा दिया होता है, कभी ग्रुप डाटा दिया होता है, कभी क्लासिफाइड डाटा दिया होता है, ठीक है ना। तो अपने को ना वो मीन डेविएशन अबाउट अपना मीन अबाउट मीडियन वो क्या है ना, वो सब करने के लिए ना अपने को जो तुमने 10th में पढ़ा था ना, मीन निकालने के फॉर्मूले, शॉर्टकट मेथड, अज्यूम मीन मेथड वगैरह, वो सारे वो याद है कि नहीं है? ये थोड़ा सा रिवाइज करा दूं? सर रिवाइज करा दो सर। चलो फिर देखो तो, देखो स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स कुछ नहीं होता है, मेजरमेंट ऑफ होता है सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। अपने को थोड़ा फ्लो में आने के लिए ना पहले पिछला रिवाइज करना पड़ेगा थोड़ा। देखो ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, देखो एवरेज और सेंट्रल, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे लिखो एंड एवरेज वैल्यू generally lies generally lies in the central part of the distribution, in the central part of the distribution, and such values are called, and such values are called measurement of central tendency, measurement of central tendency, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इट मीन्स, ठीक है, कि हमें क्या है ना, हमें उस वैल्यू को देखना ना जो बेसिकली आपके ना जो गिवन डाटा उसके सेंटर में लाई करती है, ठीक है, उसके सेंटर में लाई करते हैं, ठीक है। अब हम ना ये जो सेंट्रल डाटा है, ठीक है, ये जो हम बेसिकली जो सेंट्रल वैल्यू होते हैं ना, इसको हम एनालाइज कर दो तरीकों से कर सकते हैं, एक तो थ्योरेटिकली होता है और एक ग्राफिकली होता है, ठीक है ना। तो देखो सेंट्रल टेंडेंसी, central tendency can be divided into two groups, can be divided into two groups, ठीक है ना। पहला होता है आपका मैथमेटिकल एवरेज, ठीक है ना। इसमें आ जाते हैं आपके बच्चे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ठीक है। और दूसरा होता है आपका पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल एवरेज, ठीक है। पोजिशनल एवरेज का मतलब क्या होता है ना, स्टेटिस्टिकल भी होता है, ठीक है। आप स्टेटिस्टिकल, इसमें आता है आपके मीडियन हो गया और मोड हो गया। जो मैथमेटिकल एवरेज होते हैं ना और पोजिशनल एवरेज, इसमें फर्क कितना है कि आप इसको ना पोजिशनल एवरेज को ना आप ग्राफिकली भी स्टडी कर सकते हो, बट ये जो क्वांटिटीज होते हैं ना ये थियोरेटिकल स्टडी करेंगे, ठीक है। इनके ग्राफ नहीं बनाए जा सकते, ठीक है ना, देयर ग्राफ्स कांट बी प्लॉटेड। और इसको हम ग्राफिकली भी स्टडी करेंगे,
करेंगे क्या, कर सकते हैं ना, नहीं करेंगे अपन, फालतू का टाइम थोड़ी अपने पास। ठीक है सर वो आपने पोजिशनल एवरेज के बाद क्या लिखा है? और स्टैटिस्टिकल बच्चे, स्टैटिस्टिकल। ओके। लिख लिया सर। और एक चीज ना देखो कुछ कुल मिला के ना अपने को ये जो भी है स्टैटिस्टिक्स में ना, अपने को ये जो निकालते हैं ना मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात करूं कि अगर क्लास में एक बच्चे के आए 40 नंबर, ठीक है ना, एक के आए 80 नंबर, ठीक है, और एक के नंबर आए 60, ठीक है ना, तो अगर इसका जो मैं सेंट्रल टेंडेंसी निकालो ना, यानी मीन निकाल लो, ठीक है ना, सम ऑफ ऑल द नंबर अपॉन, ठीक है, तो कितना है 80 60 140, और ठीक है, तो ये आया 60 आया, ठीक है, ये जो मैंने निकाला ना अभी, ये अरिथमेटिक मीन निकाला है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ, ठीक है, तो इसका मतलब अपने को ये बिल्कुल भी समझना नहीं है ना कि क्लास में हर एक बच्चे के नंबर कितने होंगे 60, ये तो कतई मतलब नहीं होता इसका, ठीक है ना, ये चीज, ठीक है, इस चीज ध्यान रखें ना, इसका मीन का मतलब इट डज नॉट टेल अबाउट द स्कैटरनेस, ठीक है, ऐसे नहीं बताता कि आपका डाटा जो होता है वो कैसा फैला हुआ है, नहीं, ये नहीं बताता, ठीक है, बस हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना कि अच्छा इसका एवरेज 60 आ रहा है ना, तो बच्चों के नंबर 60 के आसपास ही रहे होंगे, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे कंक्लूजन पे इसलिए निकल सकते हैं, जैसे मान लो किसी एक के नंबर है 100 0 और एक के नंबर है 100, ठीक है ना, और एक के नंबर है 50, दूसरे के 50 है, दोनों का एवरेज कितना आ रहा है देखो 50, इसका 50 आ रहा है, ठीक है ना, तो इसका मीन और इसका मीन का ये मतलब थोड़ी है कि बस देखो सबके नंबर 50 आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं यार, ठीक है ना, ये तो बल्कि, ठीक है, ये तो इसका मीन, इसका क्या है देखो, इसके तो मीन हम फिर बोल सकते हैं कि 50 के आसपास है, बट इसमें क्या है देखो, नंबर क्या है 50 मीन आ रहा है ना आपका, और एक के नंबर है 0, एक के नंबर 100 है, तो मीन का मतलब ये कतई नहीं होता है ना कि, ठीक है, कि क्लास में सबके नंबर 50 रहे होंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा हाँ, आगे बढ़ने से पहले ना आप एक चीज को ध्यान में रखें, जो अभी हम ना जो भी चीज पढ़ेंगे, जैसे मान लो मीन पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो हर बार ना 2-3 उसमें स्टडी किया जाता है, ठीक है, एक होता है आपका इंडिविजुअल डाटा, ठीक है, इंडिविजुअल डाटा में क्या होता है ना, जैसे मान लो ऐसे लगे होते हैं, ठीक है, सीरियल नंबर लगा होता है 1 2 3 4, ठीक है, क्लास में हर एक बच्चे के नंबर, ठीक है, हर एक बच्चे के नंबर, किसी के 5 आए, किसी के 10 आए, किसी के 6 आए, किसी के 7 आए, इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल, ठीक है, एक होता है ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, ठीक है, ग्रुप डाटा में पता क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वाली चीज आती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये होती है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होती है, ये होते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या आता है, जैसे मान लो ना 20 मार्क्स वाले क्लास में कितने हैं, ठीक है ना, जैसे मान लो इसमें क्या था, किसी के नंबर 5 आए, ठीक है, रोल नंबर 6 के भी 5 नंबर आए, इसमें ऐसे बात करेंगे 20 मार्क्स वाले कितने हैं, ठीक है, 20 मार्क्स वाले 6 लोग हैं, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है हाउ मेनी स्टूडेंट, ठीक है, ऑब्टेन 20 मार्क्स, 6 लोगों ने, जैसे मान लो ये 15 मार्क्स है, ठीक है ना, तो 15 है, तीन, कितने बच्चों के 15 मार्क्स है, 3 आए, आप इधर ऐसे लिखोगे रोल नंबर 1 के 15, रोल नंबर 2 के 15, रोल नंबर 3 के 15, ठीक है ना, तो उससे बेहतर हमने क्या एक सुझाव सोचा ना कि देखो कि बस कितने बच्चों के हैं, बस हमने वो, ये होता है ग्रुप डाटा, और एक होता है आपका ना तीसरा क्लासिफाइड डाटा होता है, ठीक है ना, क्लासिफाइड डाटा, उसमें ऐसा होता है इंटरवल्स में बात की जाती है, ठीक है, कि मार्क्स 20 से 30 कितने लोगों के हैं, 30 से 40, ठीक है, 40 से 50, ठीक है, तो जैसे मान लो 20 से 30 मार्क्स वाले 5 लोग हैं, 30 से 40 मार्क्स वाले, ठीक है, 6 है, 40 से 50 वाले 7 है, ठीक है ना, ये, बट देखो हर एक मेथड के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं, ठीक है, अब जैसे मान लो इसमें बात करूं मैं 15 मार्क्स वाले कितने, 3 लोग हैं, ठीक है, मैं जानता हूँ एग्जैक्ट रोल नंबर 5, रोल नंबर 10 और रोल नंबर 6 के कितने 15 मार्क्स है,
20 मार्क्स वाले कितने, वो भी 6 लोग हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, इसमें घाटा है, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा घाटा होता है। जैसे मान लो देखो फायदा भी होता है इसका, ऐसा नहीं, इसका बहुत बड़ा फायदा होता है ना कि इसमें जो, ठीक है ना, इसमें खिचड़ पिचड़ बड़ी है, ठीक है, ये थोड़ा इंटेलिजेंट है, ये ज्यादा समझदार है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना, सबके फायदे अपने घाटे होते हैं। अब जैसे मान लो इसमें 0 से 20 है, अब 0 से 20 में इसमें 9 लोग आ गए, मान लो फ्रीक्वेंसी 90, मतलब 0 से 20 जिन भी बच्चों के नंबर आए ना वो 9 है। अब इसमें 0 से 20 में वो वाले भी आ जाएंगे ना जिसके 20 मार्क्स होंगे, जिसके 19 होंगे, और वो वाले भी आ जाएंगे जिसके क्या होंगे, जिसके 10 मार्क्स होंगे, जिसके 6 मार्क्स होंगे, सारे क्या आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये है बस, ठीक है ना। हर बार हम जो भी चीज पढ़ेंगे ना, मीन मीडियन कुछ भी होगा, 3 फॉर्म में होगा, ठीक है। एक होगा इंडिविजुअल, एक होगा फ्रीक्वेंसी, और एक होगा आपका क्लासिफाइड होगा, ठीक है। इतना तो मुझे लगता है ना सबने पढ़ा होगा, जैसे ये वाली चीज तो पढ़ी है ना, क्लास हाँ साइज, जी सर। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। यस सर। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे लिखो अरिथमेटिक मीन। काम की बात करते हैं, एक ही बात। एक मिनट रुकना, आगे लिखो अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, इफ x1 x2, ये चीजें आपके ना स्कूल में नहीं पूछेंगे, चिंता मत करो, जब आपके स्कूल वाला सवाल आएगा ना मैं आपको बोल दूंगा, ठीक है। बी द एन ऑब्जर्वेशन, एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। देन अरिथमेटिक मीन इज गिवन बाय, क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है आपका अरिथमेटिक मीन। पता है ना, इसको 9th क्लास में पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं ना। हाँ जी सर। ठीक है, ये आपका था इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन था, इंडिविजुअल। अब आता है अगला, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ x1 x2 up to so xn are f1 f2 up to so fn, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, देन मीन इज, क्या होता है, f1 x1 प्लस f2 x2 up to so fn xn अपॉन f1 प्लस f2 प्लस f4, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे बोल दो, सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब वैसे ना देखो, ये वाली जो चीज है ना, ये कोई अलग नहीं, ये सेम ही है, ये सेम है, फालतू की है ये, देखो
बट इसका मतलब फायदा है। देखो मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज बोलता हूँ, जैसे मान लो 2 2 2 2 2 5 बार आ रहा है ना, ठीक है ना, तो आप 2 को 5 बार ऐड करोगे वो ज्यादा बेहतर है कि आप 5 into 2 करोगे वो ज्यादा बेहतर है? कुछ वगैरह बोलो। 5 into 2 5 सर। into 2, ठीक है ना। तो बस यही चीज है इधर, ठीक है ना। x1 ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई आपके पास डाटा था, ठीक है, कोई ऑब्जर्वेशन थी, वो आपके 5 बार आ रही है ना, तो हमने क्या किया, हमने बोला यार उसको 5 बार क्यों ऐड करना है। हमने बोला कि अच्छा 2 है ना, 2 कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, तो हमने क्या बोल दिया 2 की फ्रीक्वेंसी 5 है, ठीक है, तो 5 into 2। सिमिलरली जैसे 3 4 बार आ रहा होगा, ठीक है ना, 3 की फ्रीक्वेंसी 4 है, उसको 3 को 4 बार ऐड करने के बजाय मैंने सोचा क्या 3 into 4 को, बात तो बराबर ही है। ऐसे करते करते उन सभी का ये जो लिखा ना, ये बेसिकली ये क्या है, ये वही चीज है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होंगे। देखो जैसे मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो f1 की वैल्यू कितनी है, मैंने सीधा ही लिख लिया, इसकी वैल्यू 5 है, ठीक है। 3 आपका 4 बार आया होगा, तो 3 को, ठीक है, 4 बार ऐसे गिनने की बजाय मैंने क्या कर दिया, मैंने सीधे बोल दिया उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, इसकी 4 आ गई। तो वो भी क्या है, ये जो हो रहा है ना नीचे, ये यही हो रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम है ये, ठीक है ना। ये जो है ना, ये बेसिकली नीचे सिग्मा f1 क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये कुछ नहीं है, ये सेम ही है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। डन। हाँ जी सर डन। ठीक है, अब थोड़ा सा सॉल्व करो। द मीन ऑफ 30 टर्म्स is 8. One of the term among the series is 12. One of the term among the series is 12, which was found wrong. Which was found wrong. Then find the correct mean. Then find the correct if the wrong number is ठीक है। और दूसरा क्या है, wrong number is replaced by 18. Wrong number is replaced by 18. चलो स्टार्ट करते हैं, पहले सवाल लिख लो। हम करें सर? करो करो।8m2, सर वो गलती से M लिखा गया पॉइंट की जगह। चलो देखते हैं। देखो अपना मीन क्या गिवन है 8, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 30, ठीक है ना। देखो अगर मैं मीन की बात करूँ ना, तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। आ गया सर। चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो सिग्मा एक्स आई कितना हो गया n इंटू, यानी 8 इंटू 30, तो ये होगा आपका सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। अब देखो जैसे मान लो ना, मुझे निकालना है क्या, फाइंड द करेक्ट मीन बोला ना। देखो सबसे ए वाला पार्ट उधर, अगर रॉन्ग नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है,
देखो अगर मैं ना रॉन्ग नंबर मीन की बात करें ना, तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर मैं ना जितना भी सम है उसमें से रॉन्ग नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो एक काम करो ना, 240 में से एक काम करो, रॉन्ग नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। अब आपके पास कितने टर्म्स बचे, 29 बची ना। अब कौन ही करना, ठीक है। बी पार्ट क्या बोलता है कि रॉन्ग नंबर इज रिप्लेस बाय 18। अच्छा, तो मतलब जो मीन निकाला ना, टर्म्स तो आपकी कितनी रही, टर्म्स तो 30 ही रही, बट आपके जो उसमें जो ऑब्जर्वेशन थी ना, उसमें से 18 को 12 को 18 से रिप्लेस कर दिया। तो मैंने 200 जो 40 था ना, उसमें से मैंने 12 रिप्लेस किया, ये 12 पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर मैंने 18 को ऐड कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 को मैंने 18 से रिप्लेस किया, ठीक है। तो बस हो गया, इसको कर लेना और क्या। ठीक है, आगे बढ़े बच्चे। हाँ जी सर। ठीक है, आगे देखो, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ, ठीक है, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो आपके पास ऑब्जर्वेशन दे रखी है एक्स आई, तीन छ, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। और ये आपके पास क्या है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसमें गिवन डाटा की ना फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, ठीक है। ये चार तेज करो सात, यार। क्या कर रहे हो, दिमाग सही है। मैं चुप करूंगा तो पढ़ाएगा कौन फिर, हैं। तो वो किसी अपने घर वाले को बोल रहा होगा, क्या तो वो अपनी फैमिली को बोल रहा होगा, तो उसके साथ बैठा होगा। अच्छा, तुम अपने भाई को बोल रहे थे, छोटे भाई को। चलो, तो उससे पूछो ना। अरे मैं तुम्हें थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं शुभम को बोल रहा हूँ ना, हाँ जी। ठीक है। और ये है 7 10 15 20 35 और ये 30, ठीक है। अपने को अरिथमेटिक मीन निकालना है ना, ठीक है ना। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, जब अपने को फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। इसको यस दो सर। तरीके, ठीक है ना, दो तरीके से कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो दो तरीके से कर सकते हैं। तो देखो, पहला देख लो, इसके लिए ना देखो, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालने के लिए ना, देखो सबसे पहले देखो एफ आई एक्स आई निकालो। एफ आई एक्स आई क्या होगा, आप एक काम करो, थोड़ा ना अब फिर से थोड़ा सा बॉक्स बना लो ढंग से, ठीक है। एक पे लिखो ऑब्जर्वेशन, एक में आ जाएगी फ्रीक्वेंसी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, और एक में आ जाएगा एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो इधर आ गया आपके एक्स आई, इधर आ गई एफ आई, और इधर आ जाएगा एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो एक्स आई में कितना आ जाएगा, 4 7 10 13 16 19। फ्रीक्वेंसी लिख दो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, 7 10 15 20 35 30, ठीक है ना। तो सिग्मा एफ आई के लिए क्या करो, इन सबका सम कर दो, ठीक है। इन सबका सम कर दो ना, इन सबका सम कर दोगे तो सिग्मा एफ आई मिल जाएगा। सम कितना आएगा, 117। एफ आई एक्स आई 28 70 150 260 35 इंटू ये कितना होता है, 560, और कितना 19 है 570। इनका सम करोगे ना, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा, 1638, ठीक है।
जब आप मीन निकालोगे ना, मीन, तो कितना हो जाएगा 1638 अपॉन सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, आपके पास आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये जो होता है ना मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो हमने लगाया ना, इसमें घाटा पता है क्या होता है? देखो अगर आपके ना जैसे ऑब्जर्वेशन है जो, ठीक है, इसमें अगर वैल्यू बड़ी होती है ना, तो देखो आपको ना मल्टीप्लीकेशन और सम करने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। बेसिकली इसको पता है क्या होता है? ये जो होता है ये डायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड जो होता है ना, इसका नाम ही है ये जो है ना, ये डायरेक्ट मेथड है। और डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा ना टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है ना, तो थोड़ा टाइम से, ठीक है, तो थोड़ा टाइम को ध्यान में रखते हुए ना अपने पास एक और मेथड होता है ना, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड होता है ना वो। एक और मेथड होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड में ना ये होता है फॉर्मूला, एफ आई डी आई अपॉन एन। ठीक है, वेयर ए जो होता है बच्चे, ए होता है एज्यूम मीन, और डी आई कितना होता है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, और एन, एन तो क्या होगा आपका, एन तो वही होगा सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी, सिग्मा एफ आई होगी। ठीक है, तो ये जो एज्यूम मीन है ना, अब के लोग ना बड़े उसमें दुविधा में होता है कि सर एज्यूम मीन कौन सा ले। ठीक है, तो आपने मुझे एज्यूम मीन ना अपनी ऑब्जर्वेशन में से ना कोई भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है ना, बेसिकली पता कौन सी ली जाती है, बेसिकली ना सेंट्रल वैल्यू ले ली जाती है। बट अगर आपने इसको बच्चे, जैसे जरूरी नहीं है जैसे 4 7 10 13 16 19, अगर आप इन ऑब्जर्वेशन में से नहीं लेते कोई और वैल्यू भी लोगे ना, तब भी आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम आएगा, वो सेम आएगा। जैसे मान लो मैंने ले ली इधर, लेट से एज्यूम मीन की वैल्यू इस क्वेश्चन में 13 ले ली, ठीक है ना, वो तब भी आंसर सेम है। अगर आपने 16 ले ली तब भी आंसर सही आएगा, 10 ले ली तब भी, अगर आप 12 भी लोगे ना वो तब भी सही आएगी। अरे नाम में दिख रहा है ना एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड, एज्यूम्ड का मतलब तो समझ ही लो। ठीक है ना, आप कोई भी ले सकते हो, एक ही वैल्यू आप 70 भी ले सकते हो, अरे 70 के 700 भी ले सकते हो। ठीक है ना, वो इस तरह से वैल्यू ली जाती है ना, ताकि जब हम ना एफ आई एक्स ये प्रोडक्ट करते हैं ना ऑब्जर्वेशन का उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, तो अपने को ना इतनी थोड़ी डिफिकल्ट कैलकुलेशन ना मिले। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखते हम वैल्यू ली जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं ना, इसलिए ठीक है, जो आपके पास ऑब्जर्वेशन होते हैं ना उसकी कोई मिडल वैल्यू ले लेते हैं, जैसे आप 10 ले लो या 13 ले लो, आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ना इसी क्वेश्चन को इससे करता हूँ ना, देखो चलो इससे करते हैं, ये ध्यान रखना है बच्चे, ये अभी ना जब हम आगे पढ़ेंगे ना मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये सभी वो अबाउट मीन और मीडियन जो बोला होगा ना, वो जो गिवन डाटा होगा उससे कॉरेस्पॉन्डिंग ये फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है ना, देखो इससे करते हैं, एज्यूम मीन वाले से करते हैं। एज्यूम मीन देखो एक एफ आई डी आई है ना, तो इधर तो आ जाएगा एक्स आई, इधर आ जाएगा एफ आई, ठीक है ना, और इधर आ जाएगा डी आई। ठीक है, और इधर आ जाएगा एफ आई डी आई आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इधर आ जाएगा आपका एक्स आई, इधर आ जाएगा एफ आई, और इधर आ जाएगा डी आई। डी आई किसके इक्वल है, एक्स आई माइनस ए को मैं कितना लूँ बोलो, 10 या 13 जो बोलोगे वो ले लूंगा। 14 14 15 ले ले यार, कुछ नहीं होता है। ठीक है, 13 ले लो 14 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 14 भी ले सकते हो। और इधर कितना आ जाएगा एफ आई डी आई। ठीक है ना, तो एक्स आई में 4 7 10 13 16 19, फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी, 7 10 15 20 35 30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखो, डी आई कितना है, एक्स आई माइनस ए करो, एक्स आई माइनस ए, 4 माइनस 13 कितना हो गया, -9, इधर कितना है 7 माइनस 13 -6 -3
0, 3 और 6। ठीक है, अब करो -63, -60, -45 और 0, 110 और 180, 105, 180। तो अगर आप इन सबका सम करोगे ना तो कितना आएगा? 117। और इसका करो, इसका कितना है? ये तो पहले 117 था। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला लगाओ, एज्यूम मीन 13 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। आंसर क्या है? सेम है। ठीक है, बट इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है ना, वो थोड़ी अपनी क्या फ्रेंडली है। एक और वैसे मेथड होता है स्टेप डेविएशन, बट एक ध्यान रखना यार, ठीक है ना, वो आपसे एक सवाल पूछेगा मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो। वो ये थोड़ी बोलेगा आप जो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो ना, मीन आप एज्यूमिंग मेथड से निकालो या स्टेप डेविएशन से, वो नहीं बोलेगा। ठीक है ना, तो आप एक ध्यान में रखो। ठीक है, स्टेप डेविएशन में कुछ नहीं होता है, हम ये जो होता है ना एक्स आई माइनस ए, ये जो इंटरवल है ना, हम इसको और छोटा कर देते हैं, इस वैल्यू को और छोटा कर देते हैं। ठीक है, हम एच से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, बस तो छोड़ो इसको, यही बहुत है, मैं तो बोलता हूँ। ठीक है बच्चे, सर वो स्टेप डेविएशन मेथड में डिवाइड किससे करते हैं ये एफ आई डी आई को? एफ आई डी ए को नहीं बच्चे, डी आई को करते हैं। ये होता है ना एक्स आई माइनस ए, उसको एच से डिवाइड करते हैं। बेसिकली अपना एम क्या होता है ना, देखो हमारा एम था ना कैलकुलेशन को रिड्यूस करना, कैलकुलेशन में। तो अब देखो हमने जो ये मल्टीप्लाई किया ना, तो कैलकुलेशन थोड़ी खतरनाक सी आ रही है। ठीक है ना, तो हमने क्या ना इसको, ठीक है, एक ऐसे, ठीक है, वी टेक डेविएशन, ठीक है, फ्रॉम आर्बिट्री पॉइंट ए। ठीक है, तो हमने क्या किया ना, जो ऑब्जर्वेशन थी उसमें से क्या कर दिया, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आपके पास ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके देखो ना, देखो ये जो आ रही है ना एफ आई डी, ये इसके कंपैरिजन में तो थोड़ी सरल है ना यार। ठीक है, बट हम इसको और थोड़ा सरल बना सकते हैं। ठीक है, हमने सर सोचा, जैसे इस केस में 3 से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ आप 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, आप 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे इसमें ना अगर आप एच, ठीक है, एच क्या लेंगे, एच आप वैसे तो लेने को ये भी ले सकते हैं, ये भी, बट आप क्या ना जीरो से, जहाँ पे आपके ना एक पॉइंट जैसे जरूर आएगा जीरो। अगर आपने एज्यूम मीन गिवन ऑब्जर्वेशन में से लिया है तो 1.0 जरूर आएगा। ठीक है ना, तो अगर आपने एज्यूम मीन गिवन ऑब्जर्वेशन में से नहीं लिया, जैसे मान लो कि 14-15, ठीक है ना, तो वो जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो एच क्या है, अब एच अगर मान लो आपने 3 लिया, सोचो जरा, तो -9/3 कितना हो जाएगा, -3, -6/3 कितना, -2, -3/3 -1, 0, 1, 2। तो आपके इधर जो नंबर आएंगे ना यार, ये देखो, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये थोड़ा और इससे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा, तो अपने को कैलकुलेशन में थोड़ी और आसानी हो जाएगी। ठीक है ना, डेफिनेटली थोड़ा सा फर्क फॉर्मूले में क्या पड़ेगा, ये होगा, उसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ये। ठीक है, बट आप मीन निकालने के लिए एक ही रखो ना, ये भी बहुत है, ये भी बहुत है। ठीक, छोड़ो स्टेप डिवीजन से, छोड़ो, आप इसे करो। ठीक है, ठीक है, आगे लिखो। इफ द, क्वेश्चन लिखो, फ्रीक्वेंसीज ऑफ द वैल्यू 0, 1, 2, 3 आर NC0, NC1, NC2 से लेके आपके साथ NC, फाइंड अरिथमेटिक मीन। ठीक है, हमें जो ऑब्जर्वेशन की कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, इस बार वो क्या ना ऐसे सिंपल ही दे रखी है 1, 2, 3, उसमें ना बायनोमियल कोफिशिएंट की फॉर्म ऐसे दे रखा है, एनसीआर की फॉर्म में दे रखा है, तो हमें इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है F1, F2, F3 से लेकर Fn।
क्या करेंगे, वही मीन कितना हो जाएगा, एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, 0 इंटू एन सी 0 प्लस 1 इंटू एन सी 1 प्लस 2 इंटू एन सी 2 अप टू सॉल्व एन इंटू एन सी एन, ठीक है, अपॉन एन सी 0 प्लस एन सी 1 से लेके एन सी एन, ठीक है ना। ये कुछ नहीं लिखा, ये यही लिखा मैंने, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई लिखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सर वो 1 प्लस एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन। बिल्कुल वैसे करना वैसे करो, नहीं तो आप उस फॉर्म से भी कर सकते हो, जनरल फॉर्म याद है, हाँ जी सर वो। आर इंटू एन सी आर, आर कहाँ से कहाँ तक डॉट है, ये तो कोई मतलब ही नहीं, ये तो जीरो हो जाएगा ना, 1 से लेकर एन तक दौड़ा दो, और ये कितना नीचे तो 2 पावर एन हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं फिर, एन बाय आर, एन माइनस वन सी आर माइनस वन, इसमें आर 1 से लेकर एन तक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एन बाहर आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, एन माइनस वन सी 0, एन माइनस वन सी 1 से लेके एन माइनस वन सी एन माइनस वन अपॉन 2 टू पावर एन। तो ये किसका फॉर्मूला लिखा है, 2 टू पावर एन माइनस वन का नहीं है, तो कितना आ जाएगा, एन बाई 2 आ गया, और एन बाई 2 आ जाएगा। डन। आगे लिखो, नोट पे लिखो, इन स्टैटिस्टिकल डाटा the sum of the deviation of items, the sum of the deviation of the item from arithmetic mean is always 0, यानी ये ठीक है। देखो, सम ऑफ डिविजन ऑफ द आइटम फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0, बोलते ये जो हमने ना, जैसे मान लो ये जो डिविजन लिया था ना, ठीक है, एज्यूम मीन में जैसे, ठीक है, एज्यूम मीन में हमने जो डिविजन लिया था ना, ये तो बोलता है अगर आप ये जो डेविएशन लेते हो ना, डेविएशन, ठीक है, डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम अरिथमेटिक मीन लेते हैं, ठीक है ना, अभी तो क्या ले लेते हैं हम, ये एज्यूम मीन था, ठीक है ना, चलो ठीक है, अभी तो हमने एज्यूम मीन लिया था, बोलता है अगर आपने इधर एज्यूम्ड मीन की जगह मीन लेते हो, ठीक है, और ठीक है, इन सब का सम करोगे, ठीक है, इन सब का सम करोगे ना, तो वो आपको क्या मिलेगा, वो 0 मिलेगा, ठीक है ना। अभी नहीं मिल रहा है बच्चे, अभी नहीं मिल रहा, आप करके देख लो ना, चाहे देखो कहाँ मिल रहा है, ठीक है, अभी इनका सम करके देखो, -9 मिल रहा है ना, अभी नहीं मिल रहा है, बट अगर आप ना, जैसे मान लो मैं इधर कर देता हूँ, एक कॉलम लेता हूँ, ये देखो, अगर ना इसके अराउंड लेते हैं, मान लो 14 है, आपने मीन ले लिया, ठीक है ना, तो 4 - 14 कितना है, -10, 7 - 14 कितना आ गया, -7, -4, अच्छा 13 - 14 कितना आ गया, -1, और
16 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 42 और 5। ठीक है, तो आप फिर ना सिग्मा एफ आई डी भी करो ना यार। ठीक है, सिग्मा एफ आई डी भी करो। ठीक है, तो अगर आप सिग्मा एफ आई डी करोगे ना तो वो आपका जो आएगा ना वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जो फॉर्मूले में देखो ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी ना, और आपका एज्यूम मीन कितना आ जाएगा? वो 40 नहीं आता, तो आपका मीन की वैल्यू कितनी आ गई? 40 नहीं आ गई। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करने पर तो सेम ही आया। तभी तो मैं बोला था अगर आप एज्यूम मीन की वैल्यू ना कोई भी ले लेते हो 13, 14, 15, 16, इसके अलावा इन ऑब्जर्वेशन के अलावा भी कोई और वैल्यू ले लेते हो ना, तो आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा। ठीक है ना, तो यही तो ये बोल रहा है कि अगर इन डाटा सम ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। ठीक है, क्योंकि मीन क्या होती है ना, मीन एक ऐसी वैल्यू होती है, ठीक है, हुज डेविएशन फ्रॉम एवरी वैल्यू क्या होती है? सेम होती है, सेम। ठीक है, इसकी वजह से तो आपका क्या आ रहा है? ठीक है, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइटम फ्रॉम अरिथमेटिक मीन 0 आ रहा है तभी तो। ठीक है, तो ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ, मान लो आपके पास आई ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, बोलता है कि एक्स बार है, देन अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स आई प्लस बी। इसका मतलब क्या है? आपने हर एक ऑब्जर्वेशन में ना बी ऐड कर दिया। ठीक है, तो आपके मीन पे क्या फर्क पड़ेगा? बोलता है मीन ये हो जाएगा आपका, यही होगा। और अगर आपने मान लो जो ऑब्जर्वेशन थी ना, जैसे मान लो x1 x2 x3, हर एक को आपने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो क्या आ जाएगा? वो कुछ नहीं होगा, जो आपका मीन होगा ना ए टाइम्स दैट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और अरिथमेटिक मीन ऑफ, मान लो कुछ ऐसा कर दिया, तो क्या होगा? तो होगा कुछ नहीं, पहले स्केलिंग होगी फिर शिफ्टिंग होगी, और क्या। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी सर। आगे देखो, मीडियन। मीडियन देखो, मीडियन क्या होता है? मीडियन डिवाइड्स द, मीडियन डिवाइड्स द well arranged series in two equal parts. Well arranged series in two equal parts. ठीक है, ठीक है, if all the data of the distribution are arranged in ascending और descending order, ठीक है ना, या तो पहले ascending order में हो या फिर descending order में, then the value of middle term, then the value of middle term is called the median of the distribution, is called the median of the distribution. ठीक है,
इसके कहने का मतलब ये है ना कि जैसे मान लो अगर आपने ना डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया या डिक्रीजिंग, जैसे मान लो आपने इंक्रीजिंग में किया, ठीक है, जैसे कम सबसे पहले क्या आएगा, जिस बच्चे के सबसे मार्क्स कम थे, ठीक है, उसके बाद उसके ज्यादा थे, ठीक है, फिर लास्ट में क्या आएगा, जिस बच्चे के मार्क्स सबसे ज्यादा थे। तो मीडियन क्या होगा ना, मीडियन ये होगा, ठीक है, मीडियन वो वैल्यू होगी ना जो बेसिकली अपर जो आपके हाई मार्क्स वालों और लोअर मार्क्स वाली कैटेगरी को ना दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। ये बच्चा जो होगा ना, ये मीडियन मीडियन जिस बच्चे के मार्क्स आएंगे ना, तो इसलिए वो जो मीडियन वैल्यू वो दर्शा रही होगी कि बस ये बच्चा मीडियम कर रहा होगा। ठीक है, तो मीडियन निकाल दे कैसे, ठीक है, फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन मीडियन होता है अगर आपका नंबर ऑफ टर्म इफ एन इज ऑड, तो मीडियन क्या हो जाएगा, एन प्लस वन बाई टू टर्म हो जाएगी, और अगर एन इवन है, एन इवन है तो क्या हो जाएगा, एन बाई टू टर्म प्लस एन बाई टू प्लस वन टर्म अपॉन टू, ये हो जाएगा। बट ये क्या है ना, ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए, डन, ठीक है। ठीक है, और अगर आपका ना, अगर आपका डाटा क्या होगा ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में होगा, ठीक है ना, देखो मीडियन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो उस केस में ना मीडियन का फॉर्मूला ये होता है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच, ये होता है। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। स्मॉल एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। पहले मीडियन क्लास क्या होता है, मीडियन क्लास को लिखो, मीडियन क्लास क्या होता है, प्रिपेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम, इसका मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ n by 2, ठीक है। नाउ आइडेंटिफाई द क्लास हैविंग, नाउ नाउ आइडेंटिफाई द क्लास having cumulative frequency greater than equal to n by 2. This class is called median class. और
कैपिटल एफ क्या था, क्लास सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। और एच होता है आपका क्लास इंटरवल। ठीक है, जैसे एक ना छोटा सा एग्जांपल ले लो, जिससे आप थोड़ा सा समझ जाओगे ना एन एफ एच एन क्या होता है। मान लो जैसे ना 0 10 10 20 20 30 30 40 और 40 50, ये आपका क्लास इंटरवल। ठीक है, आपके पास 0 से 10 मार्क्स वाले बच्चे कितने हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी 8 है, 30 है, 40, 12 और 10। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या है ना बच्चे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ना ऐड करते हैं, जैसे 8 है, 8 प्लस 30 कितना हो जाए 38। ठीक है, 38 और 40 कितना हो जाए 78, 78 और 12 कितने 90, 90 और 10 100। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई होती है ना बच्चे, ये आपका क्या होता है, ये होता है एन। ठीक है, एन क्या होता है, एन होता है सिग्मा एफ आई। ठीक है, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है ना, जैसे मान लो मैंने आपसे बात की ना 0 से 10 मार्क्स वाले 8 बच्चे थे, 10 मार्क्स से 20 मार्क्स वाले 30 बच्चे थे। तो इसकी भी देखो ना, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है ना 38। तो इसका मतलब है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 20 या 20 से कम रहे होंगे। तो कितने होंगे, आप तो वो वाले ऐड कर दो ना, 10 से 20 वाले भी और 0 से 10 वाले भी, 38 आ गए। अब जैसे 20 से 30 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 78। तो इसका मतलब है ऐसे कितने लोग हैं जिसके मार्क्स 30 और 30 से कम है। तो 20 से 30 वाले भी ले लो, 10 से 20 वाले भी ले लो और 0 से 10 वाले भी ले लो। ठीक है ना, तो ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो मीडियम क्लास क्या होता है, प्रिपेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ n by 2। n by 2 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, नाउ आइडेंटिफाई द क्लास हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू n by 2। तो ये वाली आ जाएगी। ठीक है ना, वो वाले। ठीक है, वो वाली आप इंटरवल ढूंढो ना जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है ना n/2 से इक्वल और उससे ज्यादा हो। तो ये वाली है ना 50, तो डेफिनेटली क्या आएगा 38 से ज्यादा होगा, ये वाला आएगा। तो इसमें लोअर लिमिट एल की वैल्यू कितनी होगी, एल की वैल्यू होगी 20, n/2 कितना होगा 50। एफ क्या है, एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियम क्लास। ठीक है ना, तो देखो इस मीडियम क्लास की जो पिछले वाली होती है ना इंटरवल, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगा। तो एफ आ जाएगा आपका 38। स्मॉल एफ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास। तो मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 40 इंटू एच, एच होता है क्लास साइज। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका मीडियम हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना, तो मीडियम ये भी आना चाहिए ना आपको कुछ, और ये वाली चीज भी आनी चाहिए। ठीक है? ये इंडिविजुअल के लिए, ये आपके ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए, और आपका ये जो था, ठीक है, एज्यूम मीन मेथड इसके लिए लग जाएगा, और ये वाला इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए। तो मीन और मीडियन अगर, ठीक है ना, अपने को जैसे हमने निकालना सीख लिया ना, तो अब हम ना आगे पढ़ सकते हैं ना मीन डिवीजन अबाउट मीन और मीन डिवीजन अबाउट मीडियन क्या होगा। क्योंकि अबाउट मीन और अबाउट मीडियन के लिए क्या ना, आपको पहले ये वाले स्टेप ही करने पड़े। अबाउट मीन बोला होगा तो पिछले मीन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अबाउट मीडियन बोला होगा तो अपने को पहले ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर डिवीजन अबाउट मीन और मीडियन फाइंड करना। ठीक है, तो क्लास कब रखनी है बोलो। सर कल कल नहीं, या फिर कल तो 4:30 बजे से मैम ले लेंगे ना।
सर रात को रख लो। 1 बजे रख लो। 1 बजे रख लो कल? रख जी लो सर। सर। है कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर, सर कल स्कूल जाना है। अब स्कूल जाना है? कितने बजे आओगे स्कूल से? सर 2:30 बजे। 2:30 बजे? तो 3 बजे तो तनु सर, 3 बजे तनु सर लेंगे? यस सर। सर कल उनकी सर आखिरी वो क्लास रात होगी, को भी ले सकते हैं शायद। तो उनका तो अगर आज रात को ले सर हम आपको बता देंगे। ठीक है यार, चलो ठीक है, चलो फिर आपको जी सर। चलो ठीक है बाय भाई, सर। ओके।